हम स्टार्ट करेंगे नसीब अमर से चैप्टर नंबर 3 लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस, यानी मेडिकल प्रैक्टिस के लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं। आर्ट ऑफ हीलिंग मेडिकल प्रैक्टिस इनिशियली स्टार्टेड अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रोफेशन विथ नो कंसेप्ट ऑफ प्रायर लर्निंग अंडर सुपरविजन और कंट्रोल ओवर इट। मतलब इनिशियली जो था ना आर्ट हीलिंग का या मेडिकल प्रैक्टिस का जो आर्ट था वो सेल्फ प्रोक्लेम था, यानी कि खुद ही करना था, जो भी वन सेल्फ था, यानी कि विदाउट द इंडोर्समेंट ऑफ अदर्स। मतलब उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था ऑफ प्रायर लर्निंग अंडर सुपरविजन या किसी कंट्रोल के तहत। मतलब लर्निंग नहीं होती थी, खुद ही होती थी। कोई भी शेयरिंग ऑफ स्किल नहीं थी, कोई अपनी स्किल या कोई रेमेडी जो है बाकी हीलर्स एंड डॉक्टर्स के साथ शेयर नहीं करता था। हर कोई जो था ना वो फ्री था टू जॉइन दिस बिजनेस एंड अडॉप्ट दिस आर्ट विथ टू लीगल कंडीशंस ऑफ कॉमन लॉ। दैट इज़ के हीलर ऑब्टेन करता कंसेंट सिक पर्सन से बिफोर द एक्चुअल एप्लीकेशन स्किल या रेमेडी की, और रिस्पॉन्सिबल होता था फॉर द रिजल्टेंट डैमेज यानी नेग्लिजेंस के लिए। ये दो चीज़ें, तो ये दो लीगल कंडीशंस होती थी। नेक्स्ट है शेपिंग ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिस। ये स्टार्ट हुई 13th सेंचुरी के अराउंड विथ द इंट्रोडक्शन सर्टेन पीरियड ऑफ ट्रेनिंग का, और उसकी सर्टिफिकेशन बाय अथॉरिटी उसको सर्टिफाई करती थी, बट विदाउट द सुपरवाइजरी कंट्रोल ऑफ डिफाइंड प्रोफेशनल बॉडी। अब इसकी अर्लियर डेवलपमेंट जो थी ना वो रिवॉल्व कर रही थी सिर्फ स्किल और रेमेडीज़ के अराउंड, जो नेटिव्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ ने इन्वेंट की। जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन इंडिया में, हर्बल और एक्यूपंक्चर मेडिसिन चाइना में, यूनानी तिब जो है वो मिडल ईस्ट की और साउथ एशिया से। तो मतलब जिन नेटिव्स ने उसको इन्वेंट किया तो वहीं पे मतलब वो थी स्किल, वहीं ज़्यादा डेवलप हुई। विच इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन जब हुई अमंग्स द नेशन फॉर मर्चेंडाइज लोकली डेवलप्ड द मेडिसिन सिस्टम ट्रेवल्ड एंड गॉट इंट्रोड्यूस टू द अदर कंट्रीज़। ठीक है, इस तरह ये फैला। नेक्स्ट है एलोपैथिक सिस्टम मेडिकल प्रैक्टिस का, जो कि बेस्ड है अपॉन प्रूवन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे। वो स्टार्ट हुआ समटाइम लेटर यूरोप में, यूनाइटेड स्टेट्स में। अब ये ना मोस्ट मॉडर्न जो है सिस्टम है ये एलोपैथिक वाला ऑफ द मेडिसिन, विच हैज़ रिप्लेस्ड अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और यही प्रैक्टिस होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका अपना ही ओन फॉर्मली ट्रेंड क्वालिफाइड और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इसके होते हैं इस सिस्टम में, अलोंग विथ सपोर्टिव नर्सिंग और पैरामेडिक सर्विसेज भी होती हैं। फर्दर मेडिसिन, आइसोटोप और जो इम्प्लांट्स हैं यूज्ड ड्यूरिंग इट्स प्रैक्टिस, ये विगरसली टेस्ट होते हैं दोनों इफेक्टिवनेस के लिए भी और सेफ्टी के लिए भी बिफोर मार्केटिंग एंड यूज़। इट हैज़ अचीव्ड अनबिलीवेबल स्ट्राइड्स लाइक इंक्रीज इन द एज स्पैन, इससे बड़ी है, एक्सटिंक्शन हो गई है इन्फेक्शस डिजीज़ की, प्रिवेंशन हुई है, क्योर मिला है बहुत सी बीमारियों का। ठीक है, इस एलोपैथिक सिस्टम से। इंट्रोडक्शन सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स का, जैसे कि क्लोनिंग और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इन्होंने भी नेसेसिटेट कर दिया है ज़्यादा स्ट्रिक्ट लीगल एंड एथिकल कंट्रोल। Laws have been streamlined to differentiate various type of medical practice, their qualification from each other, and also laid regulation for the protection of the general public. तो ये लॉ ने तीन चीज़ें जो हैं ये स्ट्रीमलाइन की हैं। ठीक है, as principally concerned with the allopathic system of medicine, its related state laws should be discussed. अब वो कौन से हैं 3.11 में देखते हैं। ये है एलोपैथिक मेडिसिन के स्टेट लॉज। ठीक है, यहाँ पे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल में लिखे हुए हैं। देखिए, ये है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। ठीक है, उसमें प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव कमिटी एडेड बाय 2/3 सब कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अमंग्स द मेंबर, यानी उसमें इलेक्टेड नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं और इलेक्टेड भी हो सकते हैं। ये परफॉर्म करते हैं स्टैट्यूट ड्यूटीज़। ठीक है, अब इलेक्टेड वाले कौन होते हैं, उसकी कंपोजिशन कैसी है। एक जो है वो नेशनल असेंबली से होता है, और प्रोविजनल असेंबली से हम 4 लेते हैं। ठीक है, 1 ईच। और मेडिकल अवार्डिंग डिग्री यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उसमें से हम जो है 1 लेते हैं मेंबर, यानी इलेक्ट होता है। और दूसरी जो है ना, एक तो पब्लिक सेक्टर जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें से भी 1, दूसरा प्राइवेट सेक्टर मेडिकल इंस्टीट्यूशन में से भी 1, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर 4 होते हैं, और रजिस्टर्ड डेंटल प्रैक्टिशनर लेकिन 2 होते हैं। तो ये अच्छी तरह से याद करना है। इसके अलावा नॉमिनेटेड कैसे होते हैं, जो नॉमिनेटेड हैं वो लीगल मेंबर होता है,
वो लीगल मेंबर या तो एक्स जज होगा हाई कोर्ट का या फिर सुप्रीम कोर्ट का भी हो सकता है। तो एक वो होगा लीगल मेंबर, दूसरा मेडिकल मेंबर नॉमिनेट होता है। मेडिकल मेंबर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के 2, प्रोविजनल हेल्थ डिपार्टमेंट से 4 और आर्मी मेडिकल कोर के 2 नॉमिनेट होते हैं मेंबर। अब ये हो गई इसकी कंपोजिशन, ठीक है। फिर आ जाते हैं स्टैट्यूटेड ड्यूटीज़ पे, यानी फंक्शन क्या होंगे। उसमें सबसे पहले तो ये मेंटेनेंस करते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड डेंटल प्रैक्टिशनर के रजिस्टर का, उसकी मेंटेनेंस उस रजिस्टर की। इसके अलावा प्रोफिशेंसी स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग होती है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या डेंटल प्रैक्टिशनर की प्रोफिशेंसी स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग। इस सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपने परेशान नहीं होना, आगे इन सब की डिटेल देखेंगे। इसकी फर्दर 3 प्रॉन्ग स्ट्रेटजीज़ हैं, यानी उसमें या तो जो है एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है ना मेडिकल और डेंटल टीचर्स का, वो सेट होता है, यानी क्वालिफ़िकेशन टीचिंग और टीचिंग एक्सपीरियंस उनका। इसके अलावा ये टीम जो है वो एवेल्यूएशन करती है मेडिकल और डेंटल कोर्सेज़ की, यानी क्वांटम, स्टैंडर्ड एंड ड्यूरेशन जो भी पढ़ाया जाता है कोर्स। इसके अलावा वो इंस्पेक्शन टीम भी भेजते हैं मेडिकल और डेंटल इंस्टीट्यूशन में टीचिंग फैसिलिटीज़ के लिए और एग्जामिनेशन मेथड को मतलब चेक करने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए। इसके अलावा जो थर्ड इनका स्टैट्यूट ड्यूटी होती है, फंक्शन होता है, वो है प्रोफेशनल कंडक्ट स्क्रूटिनी। स्केच सेपरेटली, ये आगे हम फर्दर देखेंगे, ठीक है। तो ये हमने टेबल देखा। नेक्स्ट है 3.11 में रेलिवेंट स्टेट लॉज लिखे हैं। इसमें 5 लॉज हैं। एक है एलोपैथिक सिस्टम मेडिसिन का, दूसरा है मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स, थर्ड है प्रोफेशनल सीक्रेसी, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन एंड मेडिकल एथिक्स। तो ये हम पांचों जो है ये पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले है एलोपैथिक सिस्टम मेडिसिन स्टैट्यूट लॉ, ठीक है। एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन स्टैट्यूट लॉ मेनली इज 3 एंड शुड बी इन द नॉलेज ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ दिस सिस्टम। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर को ये पता होने चाहिए। वो 3 कौन से हैं याद कर लें, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ऑर्डिनेंस 1962, एलोपैथिक मेडिसिन यानी प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1962, और थर्ड है मेडिकल एंड डेंटल डिग्री ऑर्डिनेंस 1980, ठीक है। तो ये है, इनको फर्दर डिटेल में देखते हैं। तो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ऑर्डिनेंस जो है ना 1962, इसके 2 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो है कि टू इस्टेब्लिश अ स्टैट्यूटरी बॉडी consisting of registered medical and dental practitioners called the Pakistan Medical and Dental Council PMDC and to perform the allocated duties। यानी इसका ये है कि ये जो काउंसिल है, ये ऑर्डिनेंस है, एक तो ये PMDC बनाएगी जिसमें सारे जो मेडिकल और डेंटल प्रैक्टिशनर वो रजिस्टर होंगे, और दूसरा जो है ये अपनी परफॉर्म करेगी एलोकेटेड ड्यूटीज़। ये 2 इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। Besides medical and dental members, there is one legal member जो कि मैंने आपको बताया एक्स जज होता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, और ये नॉमिनेट होता है बाय द चीफ जस्टिस, ठीक है। मेंबर्स आइदर इलेक्टेड या नॉमिनेटेड जो मैंने आपको दिखा है, तो शुड भी पाकिस्तानी होने चाहिए एंड रिजाइडिंग इन द कंट्री टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल, ताकि वो मीटिंग्स में आ सकें, तो वो रहते भी मतलब पाकिस्तान में हो। टर्म इज़ ये 5 ईयर्स का होता है। इसमें इन्होंने इलेक्ट करना होता है प्रेसिडेंट को, एन एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड आल्सो कॉन्स्टिट्यूट सब कमिटीज़ 2 और 3 डिपेंड करेगा अपॉन द नीड टू परफॉर्म द एलोकेटेड ड्यूटीज़। मतलब ये फर्दर सब कमिटीज़ और कमिटीज़ बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एलोकेटेड ड्यूटीज़ ऑफ द काउंसिल आर परफॉर्म थ्रू इट्स प्रेसिडेंट असिस्टेड बाय एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड सब कमेटी। मतलब परफॉर्म जो है वो प्रेसिडेंट के ज़रिए होती है वो ड्यूटीज़, जो मैंने आपको कहा कि एक PMDC बनाई जाती है, दूसरी ड्यूटीज़ परफॉर्म होती है। तो ड्यूटीज़ जो है वो प्रेसिडेंट से होती है, और असिस्ट कौन करता है उसको, एग्जीक्यूटिव कमेटी और सब कमेटी। और ड्यूटीज़ कौन सी हैं, 3 मेन है। एक है मेंटेनेंस करनी होती है, जो मैंने आपको बताया फिगर में, रजिस्टर की ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का, और डेंटल प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं यानी डॉक्टर्स और डेंटिस्ट, MBBS डॉक्टर, उनका जो रजिस्टर है वो मेंटेन करना होता है। दूसरा, इनको मॉनिटर करना होता है स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल एंड डेंटल प्रोफिशेंसी का, और तीसरा इनको प्रोफेशनल कंडक्ट स्क्रूटिनी, ठीक है। ये 3 जो है इनकी ड्यूटीज़ हैं। अब डिटेल में इनको फर्दर देखेंगे। सबसे पहले मेंटेनेंस जो है रजिस्टर की ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर डेंटल प्रैक्टिशनर इन्वॉल्व करती है उसकी प्रिपरेशन, यानी उसको प्रिपेयर करना और उसको अपडेट करना, ये याद रखें, ठीक है। रजिस्टर में सारे जितने भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर डेंटल प्रैक्टिशनर हैं उनके नाम होते हैं, एंटर होते हैं 2 पार्ट में, एक A होता है, दूसरा B होता है,
और इसके भी फर्दर 2 सेक्शन होते हैं, 1 एंड 2, ठीक है। ड्यूटी जो परफॉर्म होती है ना बाय रजिस्ट्रार, जो इसको मेंटेन कर रहा है, ऑफ द काउंसिल अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी रजिस्ट्रार की ये ड्यूटी होती है ऑफ द काउंसिल, और ये ना प्रेसिडेंट के सुपरविजन में काम करता है। सारे मेडिकल और डेंटल प्रैक्टिशनर irrespective of their status have to register and inform any change of place of duty or practice, यानी कोई उनकी जगह चेंज हुई हो ड्यूटी की या उनकी प्रैक्टिस की, तो वो उनको इन्फॉर्म करना होता है, अपडेट करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन जो है ये ग्रांट करती है प्रिविलेजेस और कुछ ऑब्लिगेशंस भी इम्पोज करती है। ये भी हम फर्दर देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन से कौन से प्रिविलेजेस मिलते हैं, कौन सी ऑब्लिगेशंस इम्पोज होती हैं। अब ये जो रजिस्टर है ना, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये देखें पब्लिक डॉक्यूमेंट है विद इन द मीनिंग ऑफ एविडेंस एक्ट 1872 एंड इज़ ओपन टू इंस्पेक्शन बाय पब्लिक, यानी पब्लिक भी इसको इंस्पेक्ट कर सकती है, ये ओपन है। अब ये देखें टेबल 3.2 प्रिविलेजेस और ऑब्लिगेशन कौन सी इम्पोज होती हैं रजिस्टर्ड मेडिकल और डेंटल प्रैक्टिशनर को। सबसे पहले प्रिविलेजेस पे आएँ। एम्प्लॉयमेंट अगेंस्ट जॉब, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस, जॉब भी मिल सकती है और अपनी इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 जो प्रिविलेज है वो है कि इशू मेडिकल सर्टिफिकेट टू द पेशेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल पर्पसेस के लिए कोई मतलब अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो इशू करवा सकता है अपने पेशेंट को। इसके अलावा चार्जिंग ऑफ फ़ी फॉर रेंडर्ड मेडिकल डेंटल सर्विसेज, यानी फ़ी पे चार्ज करना पेशेंट से, या कोई भी अपनी जो सर्विस उन्होंने प्रोवाइड की हो मेडिकल और डेंटल प्रैक्टिशनर ने, ठीक है। अब ऑब्लिगेशन 2 लगती हैं। एक तो नोटिफाई करना है चेंज ऑफ एड्रेस ऑफ द प्रैक्टिस को, या उसका कोई ट्रांसफ़र हो गया है विद इन द पीरियड ऑफ 30 days ऑफ चेंज, ये उन्होंने नोटिफाई करना, ये ऑब्लिगेशन है, यानी काइंड ऑफ ड्यूटी है, ठीक है। नंबर 2 है नॉट यूजिंग एनी नेम, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और एब्रीविएशन इंडिकेटिंग दैट ही पोजेस एडिशनल क्वालिफिकेशन विच इज़ नॉट कन्फर्ड ऑन हिम, मतलब कि उसको कोई भी ऐसा नाम, कोई ऐसा टाइटल, कोई अपनी ऐसी डिस्क्रिप्शन या एब्रीवेशन या कोई ऐसी एडिशनल क्वालिफ़िकेशन नहीं शो करनी या ज़ाहिर करनी या यूज़ नहीं करनी जो उसको नहीं दी गई, जो उसको कन्फर्ड नहीं की गई, मतलब वो मतलब काइंड ऑफ फेक, ठीक है। तो ये भी ऑब्लिगेशन है। तो हम ये 3 पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे जो कि एलोकेट होती हैं ड्यूटीज़ काउंसिल में, काउंसिल की थ्रू द प्रेसिडेंट, यानी कि हमने कहा कि ये असिस्ट होती हैं कमेटी और सब कमेटी से। तो ये ड्यूटीज़ हमने कहा 3 हैं, जिसमें से एक हमने रजिस्टर वाली देख ली। अब दूसरी पे आते हैं, मॉनिटरिंग ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल एंड डेंटल प्रोफिशेंसी। ये अचीव होता है बाय 3 pronged स्ट्रैटेजीज़। नंबर 1 है प्रिस्क्राइबिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ द मेडिकल एंड डेंटल टीचर्स, यानी कि ये क्राइटेरिया बताएंगे कि टीचर्स का और स्टाफ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कितनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए जो मतलब यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाएं। नंबर 2 इवेल्यूएट करें मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज ऑफ स्टडीज़ फॉर क्वांटम, स्टैंडर्ड एंड ड्यूरेशन, ठीक है। कोर्स जो पढ़ाया जाता है उसको भी इवेल्यूएट करेंगे उसकी ड्यूरेशन के हिसाब से, क्वांटम एंड स्टैंडर्ड के हिसाब से। और नंबर 3 इंस्पेक्ट करना है इनको मेडिकल और डेंटल इंस्टीट्यूशन को फॉर टीचिंग फैसिलिटीज़ एंड मेथड ऑफ एग्जामिनेशन उनके सही हैं, कैसे हैं, गलत हैं, ठीक है। तो पीएमडीसी ना असल में सेंड करती है इंस्पेक्शन टीम, जैसा मैंने आपको बताया, टू द मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस में पीरियोडिकली ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ स्टडीज़, और प्रिपेयर करती है रिकमेंडेशन फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ न्यूली इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन, यानी जो न्यूली इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है उनकी रिकमेंडेशन, उनको प्रिपेयर करती है रिकमेंडेशन उनकी रिकॉग्निशन के लिए, या फिर विथड्रॉल भी करा सकती है रिकॉग्निशन जो ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं बाय फेडरल गवर्नमेंट। तो ये पीएमडीसी के हाथ में है सारा, उसकी मर्ज़ी है, ठीक है। इंस्पेक्शन के बाद ये क्या डिसाइड होता है, ठीक है। 3.1 देखें, ये फिगर देखें, इसमें जो है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जो हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं प्रोफेशनल कंडक्ट स्क्रूटिनी, जो 3rd पॉइंट है, ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल एंड डेंटल प्रैक्टिशनर इज़ वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल। अब इसके लिए जो है डिसिप्लिनरी कमेटी जो है काउंसिल की एग्जिस्ट करती है टू होल्ड कोर्ट ऑफ इंक्वायरी फॉर दिस पर्पस, ठीक है। प्रोसीडिंग्स जो है ये स्टार्ट होती है अपॉन द रिसिप्ट ऑफ अ कंप्लेंट, जब आती है किसी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की ड्यूरिंग द मेडिकल प्रैक्टिस, तो उस पर मतलब प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं। पेशेंट हिमसेल्फ, हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटर और कोर्ट ऑफ लॉ आफ्टर द क्रिमिनल कन्विक्शन ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर अप्रोच करते हैं काउंसिल को इस पर्पज़ के लिए, ठीक है। इस तरह के रेफरेंसेस जो है ना ये एड्रेस होते हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल, जो मतलब पूछता है एक्सप्लेनेशन कंसर्न मेडिकल प्रैक्टिशनर की,
मतलब कि कोई एक्सप्लेनेशन दे, अगर देना चाहता है तो प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल जो है वो एक्सप्लेनेशन देगा। अगर एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो वो डिक्लेयर हो जाएगा, कंप्लेन जो है वो एज अ फ्रीवियस डिक्लेयर हो जाएगी, मतलब कि ये फेक कंप्लेन थी एंड डिसमिस हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे सब्सटेंस है वर्थ डिसीजन का, तो कंप्लेन जो है वो फॉरवर्ड होगी बाय द प्रेसिडेंट टू डिसिप्लिनरी कमिटी, ताकि वो इंस्टीट्यूट करे फॉर्मल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, आगे फर्दर इंक्वायरी होगी। एट द कंक्लूजन ऑफ द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या डेंटल प्रैक्टिशनर है, वो या तो रिसीव करेगा वार्निंग विथ एन एडवाइस टू इम्प्रूव द प्रोफेशनल कंडक्ट, उसको वार्निंग मिलेगी कि वो अपने आप को इम्प्रूव करे, उसका नाम टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया जाएगा फॉर अ पीरियड। अगर ग्रेविटी ऑफ मिसकंडक्ट फॉल शॉर्ट होता है ऑफ द मॉरल टर्पिट्यूड और रिमूव्ड परमानेंटली फ्रॉम द रजिस्टर when charges against him are serious amounting to moral turpitude, तो फिर his name is never removed arbitrarily। अभी आप इसकी फिगर देखेंगे तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है क्रिमिनल कन्विक्शन बाय कोर्ट, पेशेंट्स कंप्लेन ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, यहाँ पे हेड ऑफ़ द हॉस्पिटल। अब ये तीनों जो है ना, ये जाके पीएमडीसी प्रेसिडेंट को कंप्लेन कर सकते हैं। अब ये कंप्लेन आ गई है तो ये अगर कंप्लेन फ्रीवियस है यानी फेक है तो डिसमिस हो जाएगी। लेकिन अगर ये कंप्लेन जो है एक्शन रिक्वायर कर रही है तो फिर आगे मेडिकल डेंटल प्रैक्टिशनर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे अपनी पोजीशन को, एक्सप्लेनेशन देंगे, रिप्लाई देंगे। अब वो रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री हो सकता है तो ठीक है, अनसेटिस्फैक्ट्री है तो फिर या तो वो मिसकंडक्ट जो है ऑर्डिनरीली हुआ है, नॉट अमाउंटिंग टू मॉरल टर्पिट्यूड। मॉरल टर्पिट्यूड मतलब विकेट बिहेवियर, ठीक है, काइंड ऑफ। तो अगर वो विकेट बिहेवियर नहीं है तो मेडिकल और डेंटल प्रैक्टिशनर जो है ना उसको वार्निंग दी जाएगी ताकि वो अपना कंडक्ट जो है वो इम्प्रूव करे। अगर वो मिसकंडक्ट सेटिस्फैक्ट्री सीरियस है और अमाउंट कर रहा है मॉरल टर्पिट्यूड, तो ये केस जो है ये रेफ़र होगा डिसिप्लिनरी कमेटी में। यहाँ से ये देखिए इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिनरी कमेटी अब क्या करेगी, अब ये एक्शन लेगी। अब डिसिप्लिनरी कमेटी जो है डीसी प्रोसीडिंग्स इज कोर्ट, बोथ पार्टीज़ कैन रिप्रेजेंट थ्रू लॉयर्स। ठीक है, यहाँ पे अब ऐसा होगा, मिसकंडक्ट अगर नहीं प्रूव होता तो फिर कंप्लेंट डिस्चार्ज हो जाएगी, लेकिन अगर मिसकंडक्ट प्रूव हो गया है तो अमाउंटिंग टू मॉरल टर्पिट्यूड भी है तो फिर वो जो है, तो रजिस्टर्ड मेडिकल और डेंटल प्रैक्टिशनर का नाम जो है वो इरेज हो जाएगा रजिस्टर से। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो है ना, ये डिफाइन होता है बाय एन इंग्लिश हाई कोर्ट जज एज इफ़ अ मेंबर ड्यूरिंग हिज प्रोफेशनल वर्क हैज़ डन समथिंग विथ रिगार्ड टू इट which will be reasonably regarded as disgraceful or dishonorable by his professional brethren of good repute and competency, then it is open to the council to say that he is guilty of infamous conduct in professional respect। ये बहुत ही ईजी कोड था, होप सो आपको समझ आ गया होगा, इसको तो एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं। रजिस्टर्ड मेडिकल और डेंटल प्रैक्टिशनर एडवाइस होते हैं और आल्सो एक्सपेक्ट होते हैं टू प्रोवाइड सर्विसेज इन अकॉर्डेंस विद द नोबल ट्रेडिशन ऑफ मेडिकल प्रोफेशन एंड नॉट अब्यूज़ इट, अब्यूज़ ना करें, ठीक है। तो कॉमन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट्स जो कि यूजुअली इनकाउंटर होते हैं ड्यूरिंग द मेडिकल प्रैक्टिस कैन बी रिमेंबर्ड एज 5 A's। इन 5 A से आप इस टेबल में लिखे हुए याद कर लें। प्रोफेशनल अब्यूज़ ड्यूरिंग मेडिकल ट्रीटमेंट कौन से? एक है अब्यूज़ ऑफ प्रिविलेज, यानी कि उसमें है कि इशूइंग द फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, काइंड ऑफ प्रिविलेज है ना, तो ये भी एक अब्यूज़ है। कोई ड्रग ऑफ एडिक्शन प्रिस्क्राइब करना या पेशेंट का कोई सीक्रेट डिस्क्लोज कर देना, तो ये अब्यूज़ ऑफ प्रिविलेज है। दूसरा होता है अब्यूज़ ऑफ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, यानी इनडिसेंट असॉल्ट या एडल्ट्री पेशेंट के साथ, ठीक है, तो ये हो गया इसमें। तीसरा अब्यूज़ है प्रोफेशनल नॉलेज का, जिस तरह क्रिमिनल अबॉर्शन इसकी एग्जाम्पल है। फोर्थ है एसोसिएटिंग विद द अनक्वालिफाइड पर्सन, उसके साथ एसोसिएट करना, तो ये भी मिसकंडक्ट है, काइंड ऑफ अब्यूज़ है, ठीक है। और एडवर्टाइजिंग फॉर अनरीजनेबल गेन, इट इज़ ऑल्सो प्रोहिबिटेड। एलोपैथिक सिस्टम प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज़ एक्ट 1962 देखें तो ये डिफ़ाइन करता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को और ले करता है मीन्स टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज़। इसको डिफ़ाइन भी करता है और बताता है कि किस तरह इसके मिसयूज़ से प्रिवेंट करें। देखिए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है ना, अकॉर्डिंग टू द एक्ट, यानी कि मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड विथ PMDC, यानी हम बार बार कह रहे हैं रजिस्टर्ड मेडिकल रजिस्टर्ड, तो वो PMDC से रजिस्टर्ड है ना, जाहिर सी बात है।
तो ये इम्पोर्टेंट है टू क्लैरिफाई कि रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर विद PMDC आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। हर बिलोंग करता है सेपरेट प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफ स्टडीज़ को। एक है MBBS वाले, दूसरे होते हैं BDS वाले। ये ना डिफरेंट नॉलेज और स्किल एक्वायर करते हैं, जिसके लिए इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो की गई है विद PMDC टू बी एलिजिबल फॉर द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए, यानी वो एलिजिबल है। लॉ अप्रिशिएट नहीं करता, मतलब जो लॉ अप्रिशिएट नहीं करता डिफरेंस हैज़ प्रिस्क्राइब्ड सिंगल फ्रेज रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी उसने बस एक ही वर्ड में बोल दिया। हम तो कहते हैं ना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, डेंटल प्रैक्टिशनर, तो उस इसमें अब इस तरह हो गया। तो एक्चुअली इट शुड हैव बीन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड डेंटल प्रैक्टिशनर, दोनों अलग होने चाहिए ताकि प्रैक्टिशनर के जो है ना वो क्लियर हो, यानी कि वो स्टैंड कवर्ड बाय इनेक्टेड क्लॉज, ठीक है। नेक्स्ट है मिसयूज ऑफ एलोपैथिक सिस्टम अंडर द एक्ट इज़ डायरेक्टेड दैट नो वन अदर देन द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल यूज़, यानी हमने पहले तो देखा कि PMDC में वो रजिस्टर्ड होता है। अब उसका हमने कहा कि मिसयूज़, प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज़ किस तरह, यानी कि कैसे वो मिसयूज़ को प्रिवेंट करे, कि मतलब कोई भी यूज़ नहीं कर सकता सिवाय इसके, क्या यूज़ नहीं कर सकता, वर्ड डॉक्टर यूज़ नहीं कर सकता, या कोई भी अदर ग्रामेटिकल वेरिएशन, कॉग्नेट एक्सप्रेशन या एब्रीवेशन, ताकि ये इंप्रेशन दे कि वो इंटाइटल हुआ है टू प्रैक्टिस द एलोपैथिक मेडिसिन। सिर्फ यही कर सकता है और कोई नहीं, ठीक है। दूसरा, कोई भी मेडिकल डिग्री या डिप्लोमा नहीं दे सकता टू गिव एन इम्प्रेशन कि मतलब वो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर है फॉर एनी पर्पस कनेक्टेड विद एलोपैथिक मेडिकल प्रैक्टिस। तीसरा, वो कोई भी सर्जिकल ऑपरेशन कर सकता है परफॉर्म, ठीक है, ये RMP जो है वो कर सकता है, इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता, अदर देन द सर्कमसिशन, इंसिजन ऑफ अ बॉयल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन प्रिस्क्राइब एडमिनिस्ट्रेट करना, बॉयल की इंसिजन और सर्कमसिशन करना। तो RMP के अलावा और ये कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। फिर है प्रिस्क्राइब द एंटीबायोटिक और डेंजरस ड्रग्स स्पेसिफाइड इन द ड्रग रूल्स इनेक्टेड मेड अंडर डेंजरस ड्रग एक्ट 1930। तो ये भी सिर्फ यही प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स या डेंजरस ड्रग। प्रोसीडिंग्स फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट आर इनिशिएटेड इन द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। और जो ऑफेंस होगा ना इसका, ये जो सारे हमने पॉइंट्स पढ़े, तो ये पनिशेबल है विद मैक्सिमम 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट और 2000 रुपीज़ का फ़ाइन, या दोनों, ठीक है। मेडिकल एंड डेंटल डिग्री ऑर्डिनेंस 1980। अब ये थर्ड वाला पॉइंट जो है, हम एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो थर्ड लॉ है वो ये था, जो अब हम इस डिटेल में देखेंगे। ये डिफाइन करता है साइंटिफिक मेडिकल एंड डेंटल सिस्टम, यानी ये आइडेंटिफाई करता है अथॉरिटीज़ को जिनको यानी पावर है कन्फर्मेंट की ऑफ द डिग्रीज़ डिप्लोमा जो प्रोवाइड करती हैं उसको, मतलब ये आइडेंटिफाई करता है ये सिस्टम। इसके अलावा ये सिस्टम प्रोहिबिट कर देता है अनऑथोराइज कन्फर्मेंट डिग्रीज़ की एंड डिप्लोमास की, और पनिशमेंट देता है जो फॉल्सली मतलब बनाते हैं ये मेडिकल और डेंटल टाइटल देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उनको ये सारा रिकॉग्नाइज ये करता है। मेडिकल एंड डेंटल सिस्टम का मतलब है कि एलोपैथिक सिस्टम मेडिसिन का, जिसमें ऑप्स, सर्जरी एंड डेंटिस्ट्री आ जाते हैं, ठीक है, तीनों ये भी आ जाते हैं। अथॉरिटीज़ वेस्टेड विद द राइट ऑफ ग्रांटिंग डिग्री एंड डिप्लोमा आर द यूनिवर्सिटीज़ जो इस्टेब्लिश होती हैं बाय एक्ट ऑफ फेडरल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, इन्होंने मतलब ये इस्टेब्लिश किया है ये यूनिवर्सिटीज़ इस एक्ट के थ्रू, एक्ट ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के थ्रू, एंड कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन्स पाकिस्तान, ये प्रोवाइड करती हैं ये डिग्रीज़ एंड डिप्लोमा। तो ये डिग्रीज और डिप्लोमा जो यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं ना, जो यूनिवर्सिटी, तो वो यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश इन एक्ट के ज़रिए हुई है, ये 2 एक्ट के ज़रिए, ठीक है। कॉन्ट्रावेंशन लॉ की इनिशिएट होती है इन द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में ही सेम, और इसका ऑफेंस जो ना ये पनिशेबल है, इसमें लेकिन 5 साल की सज़ा होती है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, और फ़ाइन होता है 50,000 रुपीज़ का, या दोनों भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोसीजर, इसको डिटेल में देखें। अब ये नया टॉपिक है। ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है फिजिशियन, यानी डॉक्टर, फिजिशियन और उसके पेशेंट के दरमियान, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें मतलब कि कोई भी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती इन द व्यू ऑफ नेचर ऑफ वर्क, और ये कैरी आउट होता है अबाइडिंग 3 कंडीशन अंडर कॉमन लॉ। कौन सी 3 कंडीशन? म्यूचुअल कंसेंट होता है फिजिशियन का और पेशेंट का, म्यूचुअल कंसेंट। नंबर 2, ऑब्लिगेशन पार्टीज़ की, पेशेंट्स की भी और फिजिशियन की भी।
और नंबर 3 कंपनसेशन फॉर द फिजिशियंस नेग्लिजेंस, तो उसकी कंपनसेशन। तो हम इन तीनों फर्दर डिटेल में हम देखते हैं आगे। म्यूचुअल कंसेंट ऑफ फिजिशियन एंड पेशेंट का मतलब क्या है कि सिमल्टेनियस कंसेंट हो दोनों का, जो कि प्री रिक्विसाइट होता है फॉर द स्टार्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। देखिए पेशेंट जो है ना ऑब्लिग नहीं है टू सबमिट टू द मेडिकल ट्रीटमेंट, सिवाय जब उसको कोई ऐसी बीमारी हो जो कंटेजियस है, ठीक है, टू अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये ज़रूरी होता है सारे जो मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं, वेदर के वो अंडरटेक हों फॉर द डायग्नोसिस या फिर फिज़िकल ट्रीटमेंट के लिए, तो उसमें ये ज़रूरी हो जाएगा जब वो कंटेजियस हो, वरना हर किसी की मर्ज़ी है कि वो ट्रीटमेंट करवाना चाहे या ना करवाए। तो ये एक्सेप्शन है। स्पेशल प्रोसीजर जैसे कि एनेस्थीसिया देना, फ्लूइड इन्फ्यूजन करना, जैसे कि इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी आ जाता है, सर्जिकल इंटरवेंशन रिक्वायर, तो इनमें जो है ना ये रिक्वायर करती है रिटन कंसेंट, ये याद रखें। इस तरह के प्रोसीजर्स में स्पेशल जो होते हैं, पेशेंट का कंसेंट जो है ये एब्जॉल्व नहीं करता मेडिकल प्रैक्टिशनर को अपनी ड्यूटी से ऑफ द रीज़नेबल केयरफुलनेस। मतलब ये नहीं कि अब कंसेंट ले लिया है तो अब रीज़नेबल केयरफुलनेस जो है वो माफ़ है डॉक्टर से, ऐसा नहीं है, ठीक है। कंसेंट जो है शुड बी कंप्लीट एंड फ्रीली एक्सप्रेस्ड एंड मे बी इम्प्लाइड भी होना चाहिए और एक्सप्रेस भी, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, यानी इमरजेंसी है या अदरवाइज, अब उस हिसाब से होगा। अब देखिए जो इम्प्लाइड वाला है ना, ये कंसेंट एप्लीकेबल होता है उन केसेस में जहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी हो, याद रखें। यानी जब कोई सीरियस पेशेंट आया है जिसको बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है, उसको सर में चोट लगी, हेड इंजरी हुई है, वो हॉस्पिटल इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, तो इस तरह की सिचुएशन में इम्प्लाई करती है कि टाइम नहीं है इतना कि हम वेस्ट करें और मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, तो ट्रीटमेंट जो है इमीडिएटली स्टार्ट कर लेना चाहिए, कंडोनिंग द फॉर्मेलिटी ऑफ कंसेंट टेकिंग। तो ठीक है, ये हो गया इम्प्लाइड कंसेंट इमरजेंसी वाला। अब एक्सप्रेस्ड कंसेंट लिया जाता है फ्रॉम ऑल अदर केसेस जो होंगे, जो मेडिकल इमरजेंसी के अलावा होंगे। पेशेंट जो है वो अपनी बॉडी का मालिक है, वो समझता है कि वो क्या कंसेंट कर रहा है, ठीक है। कंसेंट जो है वो इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, इन्फॉर्म, और ये जनरली जो है ना ओरली होता है, बाय द पेशेंट हिमसेल्फ जो है वो दिया जाता है। रिटन कंसेंट बेटर होता है फॉर एविडेंशियल पर्पसेस के लिए, सबूत के तौर पे। दोनों फॉर्म्स जो है ना वो वैलिड हैं इन द आइज़ ऑफ लॉ, ठीक है।